गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, हमने मोशन इन ए प्लेन में कल बात की थी सर्कुलर मोशन के बारे में। हमने देखा था कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें कौन कौन से पैरामीटर्स की जरूरत होती है और हम उन पैरामीटर्स के बारे में बात कर रहे थे। जैसे रेक्टिलिनियर मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब पैरामीटर्स की जरूरत होती है जो कि हम पढ़ चुके हैं। वैसे ही सर्कुलर मोशन को भी डिफाइन करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्स की जरूरत होती है। उन पैरामीटर्स में से हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो कि फर्स्ट पैरामीटर था हमारा, उसको हम पढ़ चुके हैं और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने डिनोट कराया था थीटा से। अब थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन इस थीटा की वैल्यू कितनी होती है वो आप देख लीजिए। कल हमने इसकी थीटा की वैल्यू के बारे में नहीं बताया था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो थीटा है उसकी वैल्यू कितनी होगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिनोट कराया था थीटा से, और थीटा की वैल्यू क्या होगी देखिए। मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन में है। यहां से इस सर्कुलर पाथ के सेंटर से एक ऑब्जर्वर खड़ा होकर उसको ऑब्जर्व करता है और देखता है कि पहले वो ऑब्जेक्ट यहां था, ए पोजीशन पे था वो ऑब्जेक्ट, ए से जाता है बी पे और उसका नाम दे दीजिए बी। तो पहले ओ ऑब्जर्वर जो था वो देखता है कि ऑब्जेक्ट यहां है, पहले डिस्टेंस उसके बीच में ये थी। फिर थोड़ी देर के बाद देखता है कि वो बी पोजीशन पे चला गया और अब ये डिस्टेंस है। यहां ये जो डिस्टेंस है सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में ये सेम रही है, क्योंकि सर्कुलर पाथ में सेंटर और सरफेस के बीच डिस्टेंस रेडियस कहलाती है और वो रेडियस सेम रहेगी। तो ये भी आर थी, ये भी आर थी। जब यहां इस पोजीशन पे था ऑब्जेक्ट और जब यहां पहुंचा तो यहां से लेकर यहां तक जो उसने एंगल चेंज हुआ उसका वो एंगल बना थीटा, एंड थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये थीटा एंगल कब चेंज हुआ? जब उसने ये लेंथ ट्रेवल की ए से लेकर बी तक, ये सर्कुलर पाथ में ये लेंथ उसने ट्रेवल की ए टू बी। तो इस ए बी लेंथ को, क्या ये आर्क नहीं बन गई है आपके पास? क्या ये लेंथ नहीं है या रेडियस नहीं है? आपने ये फॉर्मूला जरूर देखा होगा, एंगल इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। यही एंगल यहां कितना है? थीटा। ये एंगुलर लेंथ कितनी है? ए बी, अपॉन रेडियस कितनी है? आर। इस ए बी का नाम दे दो एल, जो ए से बी तक उसने लेंथ ट्रेवल की उसका नाम दे दीजिए एल। सो एल अपॉन आर। हियर थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। ये हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है। किसके टर्म में है? लीनियर डिस्टेंस। इस डिस्टेंस, ये तो लीनियर क्वांटिटी है और ये एंगुलर क्वांटिटी है। ये इन दोनों के बीच रिलेशन भी है, लीनियर पैरामीटर्स और एंगुलर पैरामीटर्स में ये रिलेशन भी आ गई है। या आप ये कह लीजिए कि थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये कंडीशन है। अब लास्ट में हमने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जब ऑब्जेक्ट कंप्लीट सर्कल कर लेगा मोशन के दौरान तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो आपको बताना है। सो आई थिंक आपने इस पे सोचा होगा और मोस्टली बच्चों ने इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो बताया होगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, क्योंकि इनिशियल
यहां से चला ए से और घूमता हुआ वापिस ए पे ही चला गया है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हुई। तो आपने वही लीनियर पैरामीटर्स जो कि डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, उसमें हमने कहा था लीनियर और सॉरी, अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। यहां भी आपने कुछ वैसा ही कंसेप्ट लगाया होगा, लेकिन यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा बच्चों। क्यों नहीं होगा? आप देखिए, जब यहां से चला और वापिस यहीं पे पहुंचा, तो क्या उसने 2 पाई का एंगल ट्रेवल नहीं किया? क्या उसका एंगल जो चेंज हुआ, टोटल चेंज इन एंगल, वो 2 पाई नहीं आया? और ये एंगल ही तो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनता है। तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया यहां पे, इस केस में वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया है 2 पाई। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई। ये ध्यान रखिए। अगर ये 2 सर्कल कंप्लीट करता, ऐसे घूमता एक चला गया है, ऐसे घूम लिया, एक हो गया 2 पाई, सोचता है एक चक्कर और लगाऊं, तो ये हो गया है 2 पाई। 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई। अब की बार जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया वो 4 पाई आया। यहां इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होने का मतलब ये नहीं है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप जीरो कर दोगे। दूसरा तरीका आप इसको देख लीजिए कैसे। एंगल मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। चाहे ऑब्जेक्ट इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करे इस सर्कुलर पाथ पे, चाहे इतनी करे और चाहे और ज्यादा करे, रेडियस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेडियस आर ही रहेगी। सो यहां जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया थीटा, ये जो मैंने 2 पाई लिखा, वो ये अब इस केस में देखते हैं। ऑब्जेक्ट यहां से चला और वापिस वहीं पे पहुंच गया है, तो रेडियस तो इसकी आर ही रही होगी। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जो उसने यहां पे लेंथ ट्रेवल की है, वो जो आर्क लेंथ बनेगी, यहां पे आर्क लेंथ इतनी थी, फिर आर्क लेंथ बढ़ती गई धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते और वापस यहीं पहुंच गए। आर्क लेंथ पहले इतनी थी, अगर पूरा सर्कल वो ट्रेवल करेगा तो पूरा एक कंप्लीट सर्कल मूव करने के बाद उसने कितना आर्क लेंथ ट्रेवल किया, कितनी आर्क लेंथ आएगी? क्या ये पूरी आर्क लेंथ नहीं है, ये पूरी लेंथ इसी लेंथ पे वो चला है कि नहीं? और ये क्या बन गई है? दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और इसकी वैल्यू होती है 2 पाई आर। अब की बार सर्कमफ्रेंस ही आर्क लेंथ बन गई है, तो यहां हम लिखेंगे 2 पाई आर। आर से आर कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई। तो आप ध्यान रखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस केस में जीरो नहीं होगा। अगर और एक चक्कर लगाए, तो अब की बार 2 पाई आर था, एक और चक्कर लगाएगा तो 2 पाई आर और आ गया है, इसमें प्लस 2 पाई आर और कर दीजिए, ये बनेगा 4 पाई आर। अब जो थीटा आएगा इसका नाम थीटा 1 दे दीजिए, और थीटा 1 बनेगा 4 पाई आर अपॉन आर। आर से आर कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई। ये हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएगी जब वो कंप्लीट सर्कल ट्रेवल कर लेगा तब। दूसरा, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, अगर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो हम इसको वेक्टर ट्रीट करेंगे, और इसकी जो डायरेक्शन आई थी इस वेक्टर क्वांटिटी की, वो आई थी एक्सिस के अलोंग। वो ऐसा एक्सिस था जो प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर था। दिस इज द प्लेन ऑफ रोटेशन एंड द एक्सिस अलोंग विच वेक्टर हैज सम डायरेक्शन, जिसके अलोंग वेक्टर की डायरेक्शन है, वो एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर आया था।
तो यहां जो ये क्वांटिटीज हम पढ़ेंगे, जो पैरामीटर्स पढ़ेंगे, चाहे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे एंगुलर वेलोसिटी हो, चाहे एंगुलर एक्सेलरेशन हो, इन सब की डायरेक्शन उस एक्सिस के अलोंग आएगी जो एक्सिस प्लेन ऑफ रोटेशन, जो सर्कुलर मोशन का ये जो प्लेन है जिसमें ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा, उस एक्सिस के अलोंग इन सब क्वांटिटीज की डायरेक्शन आएगी। आएगी डायरेक्शन कहां से? राइट हैंड थंब रूल से, वो हमने कल बताया था। तो यहां इन सब वेक्टर्स की डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग है, तो हम इन सब वेक्टर्स का एक नया नाम देते हैं, दीज आर ऑल एक्सियल वेक्टर्स। ये एक्सिस के अलोंग है तो हमने इनका नाम दिया एक्सियल वेक्टर्स। These are axial vectors. ये एक्सियल वेक्टर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग होती है। ये था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है रेडियन, ये ध्यान रखिए आप। अगर आपको एंगल दिया हुआ है और वो डिग्री में है तो पहले आप उसे रेडियन में बदलेंगे, फिर जो रेडियन में आंसर आएगा दैट इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट एंगुलर पैरामीटर, एंड इट इज एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी इट इज डिफाइंड एज rate of change of angular displacement with time, then it is called angular velocity. It is denoted by omega. ये W नहीं है, ये ओमेगा है, और ओमेगा भी नहीं है, ये ओमेगा है, और इसको हम इस सिंबल से डिनोट करेंगे। अब जो ओमेगा आया है हमारे पास, वो ओमेगा इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डेल टी। मान लो कि यहां इस सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो कैसा मोशन हुआ? सर्कुलर मोशन। साथ में कल हमने ये भी देखा था कि जब ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में हो तो उसके साथ भी ये एंगुलर पैरामीटर्स कनेक्ट होते हैं, वहां भी कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है जब ऑब्जेक्ट रेक्टिलिनियर मोशन में हो तब, और कल हमने वो देखा भी था। और अगर वहां ये एंगुलर पैरामीटर्स आ रहे हैं तो एंगुलर पैरामीटर्स तो वहां आएंगे जहां सर्कुलर मोशन होता है, ये लीनियर पैरामीटर्स वहां आते हैं जहां रेक्टिलिनियर मोशन होता है। तो अगर रेक्टिलिनियर मोशन के दौरान हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाली, कुछ एंगल चेंज हुआ तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, और अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो वो भी सर्कुलर मोशन है। मैंने कल भी ये बात बताई थी, आज भी बता रहा हूं कि यहां सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन हम देते जरूर है कि कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करेगा तो सर्कुलर मोशन, क्योंकि मोस्टली केसेस में, लगभग 60-70% केसेस में हम वही सर्कुलर मोशन की बात करेंगे जहां ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करेगा। अदरवाइज हम सर्कुलर मोशन वहां नहीं लेते हैं, हम वहां रेक्टिलिनियर मोशन की बात करेंगे। लेकिन कई केसेस में, कुछ परसेंट केसेस में ऐसी भी कंडीशंस, ऐसी भी संभावनाएं होती हैं जहां ऑब्जेक्ट रेक्टिलिनियर मोशन में है लेकिन एंगुलर पैरामीटर्स वहां भी होते हैं। तो ज्यादा परसेंट होने के कारण, ज्यादा केसेस सर्कुलर पाथ के होने के कारण हमने डेफिनेशन भी वही दी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो वो सर्कुलर मोशन में होगा। चलिए वापस आते हैं। मान लो कि एक टाइम पे ऑब्जर्वर यहां है और ऑब्जेक्ट था यहां,
ए पोजीशन इन टाइम डेल टी ऑब्जेक्ट ए से मूव करता हुआ यहां चला गया है और अब उसकी पोजीशन हो गई है बी। इस डेल टी टाइम में जो उसने एंगल चेंज किया दैट इज डेल थीटा एंड दिस rate of change of angular displacement with time t, this is known as angular velocity। ये हमारे पास angular velocity है और ध्यान रखिए ये एवरेज angular velocity है। this is the average angular velocity। जैसे हमने वहां linear velocity खाली velocity बोला था, तो आप मैं केवल velocity बोलूं, केवल displacement, केवल acceleration, तो आप समझेंगे कि वहां हम रेक्टिलिनियर मोशन की बात करेंगे। जब सर्कुलर पैरामीटर्स को बोलेंगे, एंगुलर पैरामीटर्स को बोलेंगे, तो हमेशा इनके आगे एंगुलर लगाना पड़ेगा। तो वहां आपने वेलोसिटी में भी देखा था कि डी डेल एस अपॉन डेल टी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट इज वेलोसिटी। यहां रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालें तो वहां आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल दी थी लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। जो टाइम इंटरवल है मोशन के ऑब्जर्व करने का, वो टाइम इंटरवल बिल्कुल 0 कर दिया जाए। मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हम देखें तो अगर रेक्टिलिनियर मोशन है तो वहां इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बनेगी, अगर सर्कुलर मोशन है तो उस इंस्टेंट पे हमारे पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बनेगी। सो ये एंगुलर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल्स टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 और ये डेल थीटा अपॉन डेल टी। ये टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल, तो इस स्मॉल टाइम इंटरवल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बहुत स्मॉल, तो हमने लिखा डी थीटा अपॉन डी टी। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी। और कौन सी वेलोसिटी है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई है। अब इस एंगुलर वेलोसिटी की अगर हम यूनिट देखें तो यूनिट क्या आएगी? ये रेशियो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है रेडियन और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। इट मींस यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियन सेकंड इनवर्स। ये आप ध्यान रखेंगे। अगर इसके डायमेंशन की हम बात कर लें तो डायमेंशन क्या आएगा? वो डायमेंशन आप देखिए, यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हमने यूनिट तो बताई थी रेडियन, लेकिन मैंने कहा था कि इट हैज नो डायमेंशन। इसका डायमेंशन कुछ भी नहीं, क्योंकि भाई ये भी लेंथ, दोनों का डायमेंशन एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो इट हैज नो डायमेंशन। इट हैज नो डायमेंशन, इसके कोई डायमेंशन नहीं। वापस आते हैं यहां, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या बनेगा? आप देखिए, बहुत आसान है, तुरंत आपको बताना चाहिए अगर आपने पहले सीख लिया है। रेडियन ये तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो यहां कोई डायमेंशन नहीं लिखेंगे। अपॉन टाइम जो है उसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है t1, तो यहां हम लिखेंगे t1 दैट इज इक्वल्स टू t माइनस 1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। जो डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन हम कैसे देंगे? डायरेक्शन इज गिवन बाय, इसकी भी वही डायरेक्शन होगी जैसे हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की दी थी, वैसे ही डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड
जिसमें हमने कहा था कि आप फिंगर्स को कर्ल कराएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ राइट हैंड की फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को हम कर्ल कराएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अगर रोटेशन हो रही है ऐसे ए टू बी, तो हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे ए टू बी, और जो थंब हमारा जिस डायरेक्शन में आएगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सो यहां पे जो एंगुलर वेलोसिटी आई इस तरह के मोशन के लिए, इस तरह के मोशन के लिए एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, एंड इट इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन, इट इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन। जो आउटवर्ड डायरेक्शन आई है आप वो देखिए, क्या ये सर्कुलर मोशन जिस सर्कुलर पाथ में वो मूव कर रहा है वो मूव किस तरह से कर रहा है? क्या वो एंटी क्लॉकवाइज मूव नहीं कर रहा है? यहां 3 घड़ी के हिसाब से देखिए, घड़ी के हिसाब से चलता है 12 से 1, 1 से 2, तो वो बनेगा क्लॉकवाइज मोशन। अगर घड़ी के हिसाब से अपोजिट चलता है, मतलब 12 से 1, सॉरी 12 से 11, 11 से 10, 10 से 9, तो फिर वो अपोजिट चला तो उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। यहां देखिए 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 12, 12 से 11, 10, 9, 8, 7 ऐसे चलेगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज के लिए, फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, ये आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, ध्यान रखिए। अब इससे नेक्स्ट एंगुलर पैरामीटर आता है और उसका नाम है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये क्या बनेगा? एक्सेलरेशन थी हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, एंगुलर एक्सेलरेशन होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ, एंगुलर एक्सेलरेशन होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद टाइम, इसको हम नाम देंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम डिनोट करेंगे अल्फा से, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। अल्फा इक्वल्स टू, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अल्फा इक्वल्स टू डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। मतलब डेल टी टाइम में अगर एंगुलर वेलोसिटी डेल ओमेगा चेंज होती है तो एक्सेलरेशन आएगी अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। ये ध्यान रखिए, ये आपकी एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन है। अगर इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन निकालनी हो तो अल्फा इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू, ये हमारे पास बनेगी लिमिट डेल टी टेंस टू 0 और डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। सो अल्फा इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। दिस इज योर इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। अब यहां से हम इसकी यूनिट निकालें तो यूनिट क्या बनेगी? यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, यूनिट बनेगी बच्चों, इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट आपके पास होगी रेडियन पर सेकंड, अभी निकाली ये रहे,
और टाइम साथ में और है, तो इसकी यूनिट बनेगी सेकंड, इसकी भी सेकंड। नीचे आया रेडियन पर सेकंड स्क्वायर मींस रेडियन सेकंड इनवर्स स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। डायमेंशन की अगर बात कर लें तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला यहां पे इस यूनिट से आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए। यूनिट में है रेडियन और सेकंड इनवर्स स्क्वायर। रेडियन का कोई डायमेंशन, ये तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, तो ऊपर आप लिखेंगे 1 अपॉन, नीचे है टाइम और कितनी बार है? 2 बार, तो लिखेंगे टी स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास आया m0 l0 t माइनस 2। इस m0 l0 को लिखें या ना लिखें, क्योंकि दोनों की पावर 0 और किसी भी चीज की पावर 0 वो बनती है 1। सो यहां पे पहले भी t माइनस 2 बनना था, अब भी t माइनस 2 ही है। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। डायरेक्शन इसकी भी दी जाएगी राइट हैंड रूल से ही। इसकी भी डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। इसकी भी डायरेक्शन वैसे ही आएगी और सिंपल सा फिर वही करना है। जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है उस तरफ आप फिंगर्स को कर्ल कराएंगे, राइट हैंड की फिंगर्स को, और जिस डायरेक्शन में थंब आए वही डायरेक्शन होगी एंगुलर एक्सेलरेशन की। डायरेक्शन एक ऐसे एक्सिस के अलोंग आएगी इन सब क्वांटिटीज की, इन सब एंगुलर पैरामीटर्स की, जो इस प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होगी। आप देख लीजिए, ये सर्कल अगर एक्स और वाई में है, थंब हमारा किस तरफ आया था? बाहर की तरफ, मतलब जेड में, और जेड इस एक्स और वाई प्लेन के परपेंडिकुलर। सो इस सर्कल के भी जिसमें वो मूव कर रहा है इसके भी परपेंडिकुलर। तो डायरेक्शन हमेशा इन एंगुलर पैरामीटर्स की उस एक्सिस के अलोंग आएगी जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और एक्सिस के अलोंग आने के कारण हमने इन सब क्वांटिटीज को नाम दिया एक्सियल वेक्टर्स। ये सब वेक्टर्स हैं, इनकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग आई तो हमने इनका नाम दिया एक्सियल वेक्टर। ये थे हमारे एंगुलर पैरामीटर्स जो हमें किसी भी सर्कुलर मोशन को डिफाइन करने के लिए जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब जहां हमने रेक्टिलिनियर मोशन की बात की थी वहां हमने लीनियर पैरामीटर्स के एक रिलेशन निकाली थी उनमें, और उन रिलेशन का नाम दिया था काइनेमेटिक इक्वेशन। यहां सर्कुलर मोशन के लिए भी हम काइनेमेटिक इक्वेशंस निकालेंगे, लेकिन उनको निकालने से पहले आप रिलेशन निकाल लीजिए एंगुलर पैरामीटर और लीनियर पैरामीटर्स में क्या रिलेशन होगी। तो देखिए, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर पैरामीटर्स, लीनियर एंड एंगुलर पैरामीटर्स, वो क्या रिलेशन होगी आप देख लीजिए। लीनियर पैरामीटर हमारे पास होते हैं डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आप मान लो, वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन। यहां हमारे पास एंगुलर की बात करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन ये होती है। इन सब में रिलेशन निकालनी है। एक रिलेशन तो हम निकाल ही चुके हैं बच्चों, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और ये हमारे पास लेंथ है, ये लीनियर लेंथ है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ये सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड लिखा है, इस बात का ध्यान रखिए।
ये मैग्नीट्यूड है तो ये भी मैग्नीट्यूड है, इसीलिए मैं इसको लेंथ बोल रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोला है। सो थीटा इक्वल्स टू फर्स्ट रिलेशन, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, एल इक्वल्स टू थीटा अपॉन और थीटा इंटू आर, ये हमारे पास रिलेशन है। सेकंड, अगर ये लेंथ जो आर्क लेंथ थी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो लगातार इसकी ये लेंथ चेंज होती जाएगी, पहले इतनी होगी फिर इतनी फिर इतनी और ऐसे ऐसे बढ़ती हुई जाएगी। अगर ये लेंथ बढ़ेगी आर्क लेंथ तो सिंपल सी बात है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता जाएगा। तो अगर ये लेंथ टाइम के साथ बढ़ेगी तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी टाइम के साथ बढ़ेगा। ध्यान रखिए जो आर है वो रेडियस को डिनोट करता है और रेडियस चेंज नहीं होगी, जितनी रेडियस रहेगी सर्कल की वो उतनी ही रहेगी। तो यहां पे अगर ये टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं dl अपॉन dt, सो ये बनेगा d थीटा अपॉन dt और साथ में r। dl अपॉन dt आपके पास क्या बनेगा, दिस इज द वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैंने डायरेक्शन नहीं लगाई है क्योंकि यहां हमने लेंथ ली थी। सो ये मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का इक्वल्स टू दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड साथ में ये रेडियस। दिस इज सेकंड रिलेशन, मींस दिस इज द रिलेशन बिटवीन velocities, linear velocity, angular velocity. This is distance between or relation between distances, angular distance, linear distance. Third, acceleration और बचती है, उनमें जो acceleration में रिलेशन आएगी वो क्या होगी। दोबारा से अगर हम इसका टाइम डेरिवेटिव कर दें तो ये बनेगा डी स्क्वेयर एल अपॉन डी टी स्क्वेयर इक्वल्स टू डी स्क्वेयर थीटा अपॉन डी टी स्क्वेयर साथ में आर। ये डी स्क्वेयर एल अपॉन डी टी स्क्वेयर ये डिनोट करेगा एक्सेलरेशन। सो ए इक्वल्स टू सिर्फ मैग्नीट्यूड, यहां एंगुलर एक्सेलरेशन डिनोट कराया था अल्फा से, सो अल्फा और साथ में आर। These are three relations which connect linear parameters and angular parameters. ये तीनों आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं। अब बात करते हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस की। काइनेमेटिक इक्वेशंस आपने लीनियर मोशन के लिए पढ़ रखी हैं, वो काइनेमेटिक इक्वेशंस थी। मैं डायरेक्ट यहां लिखूंगा काइनेमेटिक इक्वेशंस, और वहां भी आपने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए लिखी थी, मतलब वहां लीनियर एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी। यहां भी हम मान के चलेंगे कि यहां एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कांस्टेंट रहेगी। सो ये बात ध्यान रखिए, लीनियर जो रिलेशन थी वो फर्स्ट थी v इक्वल्स टू v नॉट प्लस के टी, सेकेंड थी s इक्वल्स टू या x इक्वल्स टू v नॉट t प्लस 1/2 at square, and third is v square minus v नॉट square equals to 2ax। ये तीन इक्वेशंस थी जो आपस में लीनियर पैरामीटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं, और इनकी मदद से हम लीनियर इक्वेशन को किसी भी टाइम पे लीनियर मोशन के बारे में, किसी भी लीनियर पैरामीटर्स के बारे में हमसे पूछ लिया जाए तो हम इन तीन इक्वेशंस की मदद से निकाल पाते हैं। सेम चीज यहां सर्कुलर मोशन के लिए है। अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है और उस सर्कुलर मोशन के दौरान हमसे किसी भी टाइम पे किसी भी सर्कुलर या एंगुलर पैरामीटर के बारे में पूछ लिया जाए तो हम इन तीन इक्वेशंस की मदद से बता पाएंगे। कौन सी तीन इक्वेशन होंगी, रिलेट करिए। लीनियर वेलोसिटी, यहां बनेगी एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन ये फाइनल वेलोसिटी, यहां फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां हमने लिखा, रिलेट करा रहे हैं खाली, v की जगह हमने लिखा ओमेगा, दिस इज द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू v नॉट इनिशियल
वेलोसिटी यहां बनेगी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन यहां आएगी एंगुलर एक्सेलरेशन। टाइम टी ही रहेगा, चाहे लीनियर हो चाहे एंगुलर। इसका कोई तरीका मत निकाल लेना कि टाइम को भी मोशन के हिसाब से चेंज कर दो। सेकंड, यहां ये डिस्टेंस थी या डिस्प्लेसमेंट था लीनियर, यहां एंगुलर आएगा कितना, थीटा। सो एक्स की जगह लिखा थीटा इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, यहां इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी टाइम टी प्लस 1/2 सेम रहेगा। एक्सेलरेशन यहां बनेगी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा टी स्क्वायर। थर्ड, ये वेलोसिटी फाइनल, ये वेलोसिटी इनिशियल, और मैं खाली वेलोसिटी बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। यहां लिखेंगे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी मींस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा। ये हमारे पास तीन काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं जो सर्कुलर मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। अभी मैंने डायरेक्ट इनको रिलेट करा के लिखा है। आगे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको ड्राइव भी कर देंगे कि कैसे है। वैसे सिंपली आप यहां से वैल्यूज पुट करते चलिए, आपके पास यही इक्वेशन आएगी। v की जगह पुट करेंगे ओमेगा आर, और v नोट की जगह पुट करेंगे ओमेगा नोट आर, a की जगह पुट करेंगे अल्फा आर। तो आप देखेंगे कि यही इक्वेशन हमारे पास आएंगे। ये थी हमारे पास एंगुलर पैरामीटर्स के बारे में डिस्कशन। ये आज का हमारा लेक्चर था, इसको पढ़िए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।